डिवाइड करता है, रेप्लिकेट करता है। तो हुआ क्या कि डीएनए का ये आपकी न्यूक्लियस हो गई। पहले मैं आपको सिनेरियो समझाता हूँ कि एक्चुअली होता कैसे। तो होता यूं है कि ये आपकी न्यूक्लियस हो गई और न्यूक्लियस के अंदर ये आपका डीएनए पड़ा हुआ है। अब होगा यूं कि पहले ये डीएनए अनवाइंड होगा, है ना, ये तो इस तरह से वाइंड है। अब वाइंड होने की बजाय अब डीएनए अनवाइंड होगा, मतलब ओपन होगा। ये जो रस्सी है, जैसे आपने देखा होगा वायर कई बार आप ओपन करते हो, तो पहले ये अनवाइंड होगा। तो इस तरह से अनवाइंड हो गई, किसी भी एक एंड से अनवाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से किसी एक एंड से ये इस तरह से खुलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो पहले तो इसको अनवाइंड करना पड़ेगा। अनवाइंड करने के बाद इसी में एक नया पार्ट बनना शुरू हो जाएगा, जैसे कल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ था। इसी में से एक नए पार्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक डीएनए पुराना वाला स्ट्रैंड होगा और एक इसमें नया वाला। इस तरह से आप देखेंगे, इसमें एक ऐसा स्ट्रैंड है पुराना वाला, और इसी के साथ में आप देखोगे कि एक नया वाला स्ट्रैंड बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से इसके दो पीसेस बन जाएंगे, है ना। इसी तरह की दो कॉपीज बन, जिसमें एक पुराना वाला स्ट्रैंड होगा और एक नया वाला। तो ये एक पुराना वाला स्ट्रैंड हो गया और इसी के साथ में एक नया वाला स्ट्रैंड की कॉपी बन। आप इस कंप्लीट प्रोसेस को रेप्लिकेशन। लेकिन आप एक बात समझिए, ये नया वाला जो स्ट्रैंड बना, इस नए वाले स्ट्रैंड, बहुत गौर से मेरी बात को समझिएगा, ये जो नया वाला स्ट्रैंड बना, इस नए वाले स्ट्रैंड को बनने के लिए, है ना, या इसने जो मटेरियल लिया होगा, इसने पिक किया होगा मटेरियल, तो ये मटेरियल आया कहाँ से? ये मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म से आया। इस नए स्ट्रैंड के बनने के लिए जो चारों तरफ से ये मटेरियल आया कहाँ से? एक्चुअली ये मटेरियल इसी न्यूक्लियोप्लाज्म से आया। तो न्यूक्लियोप्लाज्म से इसमें मटेरियल लिया, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या रहता है? न्यूक्लियोप्लाज्म को हम लोग कहते क्या है? इसी को हम बोलते हैं पूल बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? तो नीचे न्यूक्लियोटाइड पूल बोलते हैं। क्यों? इसमें न्यूक्लियोटाइड तैरते रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड पूल बोलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड इसमें तैरते रहते हैं। अब देखो, डीएनए बना किस चीज का होता है? हमें पता है न्यूक्लियोटाइड से बना होता है ना। तो अब उसमें होता क्या है, क्या क्या तैरता रहता है? डीई, एएमपी। अब ये क्या हुआ? डीऑक्सी एडिनोसिन, सॉरी डीईटीईपी, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। फिर अब डीएनए बनना है तो डीऑक्सी शुगर होगी, है ना। डीई जीटीपी, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीईसीटीपी, डीऑक्सी साइटोसिन, डीऑक्सी। ये एप्लीकेशन है। हाँ ये डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन है। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए को रॉ मटेरियल न्यूक्लियोटाइड चाहिए होगा, है ना। पुराने स्टैंड पे नया वाला न्यूक्लियोटाइड चाहिए। देखो क्या होगा, यहाँ पे ये आपका डीएनए का एक स्टैंड, डीएनए ओपन हो गया, एक ये डीएनए का स्टैंड हो गया, दो स्टैंड है तो डीएनए खुल गया। अब डीएनए दो पार्ट में खुल गया। जब डीएनए दो पार्ट में खुल गया तो इसमें आधे आधे न्यूक्लियोटाइड बचे, ठीक है। अब यहां पर तुम्हें दूसरा वाला स्टैंड बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ, चाहिए ना, यस सर। है ना। तो नए वाले न्यूक्लियोटाइड कहां से आएंगे? यहीं से आएंगे। और वो किस फॉर्म में पड़े हैं? वो एटीपी के फॉर्म में पड़े हैं, जीटीपी के फॉर्म में पड़ेंगे, सीटीपी के फॉर्म में पड़े हैं, ठीक है। अब यही आकर के, है ना, यहाँ पर जुड़ने लगेंगे। ये यहाँ से आएंगे और आकर के यहाँ ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से ऐड होने लगेंगे। और ये ऐड कहाँ से होंगे आकर के? अब ये ऐड हुए तो ये आए कहाँ से? ये इसी पूल से आए हैं। कहाँ से? कौन से पूल से? न्यूक्लियोप्लाज्म से। तो न्यूक्लियोप्लाज्म से आकर के इस तरह से इसके ऊपर अरेंज होते जाएंगे और डीएनए का नया स्ट्रैंड बनता जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि न्यूक्लियोटाइड जो पूल है, उस न्यूक्लियोटाइड पूल में किस फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड पड़े हुए हैं? तो न्यूक्लियोटाइड किस फॉर्म में पड़े हैं? डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी
जीटीपी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट से डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, और चौथा वाला कौन सा हुआ? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो डी टीटीपी है ना, डीऑक्सी थाइमिडीन, थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इस फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड पूल ये पड़े हुए होते हैं। क्लियर है बात? Yes, sir. इस बात पे तो किसी को Yes, डाउट sir. नहीं है? नो सर। ठीक है। अब क्या होता है, जो इसमें अब ये क्या है, एटीपी, एडिनोसिन है ना। अब ये देखो न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज आती है? एक तो डीऑक्सी शुगर जुड़ी हुई है, पेंटोस शुगर है ना, और इसी के साथ में क्या है, ट्राइफॉस्फेट है ना, 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर जब डीएनए के साथ ये जुड़ता है तो एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड ये नहीं है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड है मोनोफॉस्फेट। तो जब ये जाके डीएनए के पास जुड़ते हैं तो ये 2 फॉस्फेट इससे निकल जाते हैं। ठीक है, ये इस फॉर्म में नहीं जुड़ते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड पूल में इस फॉर्म में पड़े होते हैं, और जब ये जुड़ते हैं तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में जुड़ते हैं। तो सब है ना, जब ये जुड़ेगा जाकर के तो क्या इसके फॉर्म में जुड़ेगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। ये किस फॉर्म में जुड़ेगा, डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। ये किस फॉर्म में जुड़ेगा, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट है ना। ये इस सब फॉर्म में जुड़ेंगे। तो अब क्या होगा, जब ये जुड़ेंगे तो यहां पर 2 फॉस्फेट आएंगे और बहुत हैवी अमाउंट में, बहुत आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बता रहा हूं, बहुत हैवी अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो। भैया इस एनर्जी का होगा क्या, ये एनर्जी करेगी क्या, ये एनर्जी इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं उन बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगी, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी वो एनर्जी क्या करेगी, डीएनए के रेप्लिकेशन में यूज हो रहे एंजाइम को धक्का देकर उसको आगे की तरफ प्रोपेल करने लगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? सर ये एनर्जी 2 फॉस्फेट से तो बनेगी ना? क्या क्या? ये सर ये एनर्जी रिलीज होगी 2 फॉस्फेट से होगी? एग्जैक्टली बेटा, 2 फॉस्फेट से रिलीज हुई। आप देखो ना, आपने पढ़ा हो जब एडीपी बनता है ना, निकलती, यहां पर तो 2 फॉस्फेट निकल रहे हैं, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन, ठीक है। सबको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ भाई पहले। सर एक सर बार और दोबारा से बता चलो दीजिए, अभी इसको दोबारा से। इसको नोट करो। देखो मैं ये कह रहा हूं कि डीएनए किस चीज का बना होता है, पेंटोस शुगर। देखो समझो बात को, डीएनए किस चीज का बना होता है, पेंटोस शुगर। ये नोट कर लिया कि नहीं, मैं आगे आगे पेज चेंज कर दूं, इसको नोट करो तो मैं पेंटो पेज चेंज कर तो फिर और क्लियरली बता देता हूं। नोट कर लिया सबने? डन? यस सर। नो सर। चलो करो भाई, जल्दी करो। ठीक, चलिए अब देखिए, तो क्या था, बहुत गौर से समझिएगा बात को। एक डीएनए का ये स्ट्रैंड और एक डीएनए का ये स्ट्रैंड, यहां पर
ए है, तो यहां पर क्या होगा, टी होगा, जी है, सी होगा, टी है, ए होगा, सी है, जी, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ये आपकी पेंटोज शुगर हो गई ना। कितने फॉस्फेट पाए जाते हैं, एक फॉस्फेट, है ना। और यहां पर क्या होगा, बेस जुड़ा होगा, ये क्या है, डिऑक्सी राइबोस शुगर, है ना, डिऑक्सी, और ये क्या है, एडेनोसिन। अब फॉस्फेट कितना है, सिंगल है ना, तो मोनोफॉस्फेट लिख दूं मैं, यस सर, सही है कि नहीं। यस, इसके साथ डबल बॉन्ड बनेगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर भी क्या होगा, थाइमीन जुड़ा होगा, एक नाइट्रोजनस बेस, और फिर इधर क्या होगा, एक पेंटोस शुगर जुड़ी होगी, और इधर भी क्या होगा, एक फॉस्फेट। तो दूसरा वाला मॉलिक्यूल क्या है, डीऑक्सी, ये शुगर हो गई, कितने फॉस्फेट हैं, मोनो मोनो, फॉस्फेट। अब इनके साथ में और क्या चीज ऐड है भाई, यहां पर क्या है, डीऑक्सी एडेनोसिन जुड़ी हुई है, और यहां पर क्या है, डीऑक्सी राइट, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, है ना, ठीक है। अब देखिए, तो कुल मिलाकर के इसका मैंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सबको बात समझ में आ रही है। अब ये यस सर, पूल में किस फॉर्म में पड़ा है, पूल में पड़ा था डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, ये किस फॉर्म में पड़ा था, डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्लियर। तो जब ये ट्राइफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट पे कन्वर्ट होगा तो कितने फॉस्फेट निकलेंगे, दो फॉस्फेट निकल जाएंगे। तो देखो, दो फॉस्फेट यहां से निकल गए, और साथ में क्या निकलेगी, एनर्जी। यहां पर भी क्या होगा, दो फॉस्फेट निकल जाएंगे, और साथ में क्या निकलेगी, एनर्जी। एनर्जी, वो एनर्जी किस काम आएगी, वो एनर्जी दो काम आएगी। क्यों, बॉन्ड के बनने में एनर्जी इन्वेस्ट होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है बॉन्ड का बनना, और बॉन्ड का टूटना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बॉन्ड के बनने के लिए एनर्जी चाहिए, तो कुछ एनर्जी है जो रिलीज हुई बॉन्ड के बनने में लग जाती है। बाकी जो बची हुई एनर्जी होती है वो क्या करती है, उस एनर्जी का यूज होता है किस फॉर्म में, उस एनर्जी का एक्चुअली यूज होता है जो एंजाइम्स होते हैं उनको खिसकाने में, और एंजाइम कैसे काम करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो पहले आप नोट करेंगे, for incorporation into DNA, nucleotides are activated. सर न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड, Nucleotides are activated by addition of ATP. This process is called phosphorylation. ठीक, अब देखो रेप्लिकेशन होता कैसे, ठीक है। यहां तक मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर, ठीक, अब देखिए तीसरी प्रोसेस क्या है, बहुत गौर से मेरी बात को समझिएगा, बहुत ध्यान लगा करके, एकदम फुल फोकस चाहिए आपका यहाँ पे। ये डीएनए था, सब लोग ध्यान से समझेंगे। जी शाम, बहुत ध्यान, मतलब अभी फिर बाद में बोलो सर एक बार और समझा दो। पहला डायग्राम, अब क्या है, ये डीएनए है, तो डीएनए में बीच बीच में ये न्यूक्लियोटाइड है।
तो सबसे पहले क्या होगा, डीएनए का जो फॉर्क है, डीएनए का जो फॉर्क है, सबसे पहले वो फॉर्क ओपन होगा, है ना। सो हाउ डज दिस फॉर्क विल ओपन, है ना। तो देखो इस फॉर्क को ओपन कैसे करेंगे, है ना। इस फॉर्क को ओपन कैसे करेंगे, अब यहां से इसको कट करेंगे, है ना। ठीक है, ये फॉर्क ओपन होगा। अब इस फॉर्क को ओपन करने के लिए यहां पे कैंची चलनी चाहिए। जो कैंची चलाने वाला जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या है, अब ये जो एंजाइम इसको, तो अब ये हो क्या रहा है, ये एक्चुअली अनवाइंडिंग हो रही है, खोला जा रहा है, अनवाइंड किया जा रहा है। किसका, सो दिस इज अनवाइंड डीएनए। तो डीएनए की अनवाइंडिंग हो रही है। तो डीएनए की अनवाइंडिंग करेगा कौन, ये जो कैंची की तरह एक एंजाइम है, दिस इज अ टाइप ऑफ एंजाइम व्हिच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। इसको भाई साहब हम लोग कहते हैं हेलिकेज। तो हेलिकेज एक एंजाइम है, जो हेलिकेज एंजाइम इसको ओपन करने का काम करेगा। ठीक है, तो हेलिकेज क्या करेगा, अनवाइंड करेगा। पहला स्टेप क्लियर, ठीक है। जिसको ना क्लियर हो वहीं पे पॉज कर दीजिए। ठीक है, अब क्या है, दूसरा स्टेप क्या है कि अब जब ये ओपन हो गया, तो ये इसको हम फॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्क। इसके लिए टर्म अपन यूज करते हैं फॉर्क, है ना, डीएनए फॉर्क। जो हिस्सा ओपन हो गया उसको अपन फॉर्क कहते हैं। ठीक, तो ये आपका देखिए डीएनए फॉर्क, दिस इज डीएनए फॉर्क। तो देखिए तो डीएनए का फॉर्क इस तरह से ओपन हो गया। ध्यान से समझते रहिएगा, आपको सिर्फ एक बार में मैं समझा दूंगा पूरी बात, है ना। अब डीएनए का फॉर्क ओपन हो गया भाई साहब, यहां पर जब फॉर्क ओपन हो गया तो भैया ये फॉर्क तो दोबारा फिर से बंद हो सकता है, ये दोबारा इनके बीच में फिर से बॉन्ड बन सकती है। तो लिपटने से रुकना है इसको। आपने देखा होगा कि आप जो तार आती है, एक लाल और सफेद या लाल पीली तार आती है, आप उसको ताकत लगा के ओपन करते हो, और जैसे आप उसको दोबारा जैसे छोड़ते हो दोबारा फिर से लिपट जाती है। तो दो काम है, एक तो ये दोबारा लिपटने ना पाए आपस में, है ना। और दूसरी चीज, जब ये आगे की तरफ बढ़ता है तो उसमें ऐठन क्रिएट होने लगती है। जब आगे की तरफ होता है तो उसकी जो ऐठन है, स्ट्रेन जिसको हम बोलते हैं, तो स्ट्रेन क्रिएट होने लगता है। तो स्ट्रेन खत्म करने का कौन काम करेगा, है ना। तो अब देखो क्या होता है कि यहां पर हेलिकेज तो इसको ओपन करता जा रहा है, ये कैंची तो आगे की तरफ मूव करती जा रही है। ये देखिए, ये कैंची आगे की तरफ मूव करती है। अब क्या होता है, यहां पर एक एंजाइम होता है, जो एंजाइम इसको कट करता है ना। और कट करने के बाद देखो क्या करता है, यहाँ पे कैंची मारी, कट किया, और कट करने के बाद इसकी जो ऐठन है, उस ऐठन को रिमूव कर देता है। ये भी जितने भी एंजाइम है सब प्रोटीन के बने होते हैं। वो एंजाइम क्या करता है, बार बार यहाँ पे कट करता है, ऐठन रिमूव करता है, फिर जोड़ देता है, कट करता है, ऐठन रिमूव करता है, फिर जोड़ देता है। इस एंजाइम का नाम है टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज। मैं सबका आपको फंक्शन होगा ना, जैसे 11th में था वो एक्टिव साइट में जाके बाइंड कर जाता है। एग्जैक्टली। तो अब देखो क्या है कि हेलिकेज क्या करता है, हेलिकेज का काम होता है अनवाइंड द हेलिक्स। अनवाइंड हेलिक्स। आपको डायग्राम से पूरी बात समझ में आ जाएगी, आपको बिल्कुल रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपका अटेंशन 100% यहां चाहता हूं। टोपो आइसोमरेज क्या करता है, रिमूव स्ट्रेन। रिमूव स्ट्रेन एक और चीज है। दूसरा क्या, मैंने बोला ये तो दोबारा यार चिपक जाएगा, दोबारा बॉन्ड बन जाएगा। तो दोबारा इसमें बॉन्ड ना बनने पाए, इसके लिए भी यहां पर कुछ अरेंजमेंट है, कुछ व्यवस्था है। ठीक है, तो इसके लिए जो व्यवस्था है वो क्या है, इसके लिए क्या व्यवस्था है कि यहां पर एक प्रोटीन आकर के ऐड हो जाए। ये प्रोटीन दोबारा के बीच में बॉन्ड नहीं बनने देती। इस प्रोटीन का नाम क्या है, इस प्रोटीन का नाम है SSB। ठीक है, क्या मतलब होता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है, व्हाट इज डू, ठीक है, इट स्टॉप
DNA to rewind again. ठीक है, ये रिवाइंड करने का काम करता है। अब देखो क्या है, थर्ड नंबर पे क्या है, अब भाई देखो खुल तो गया, ओपन तो हो गया, अब इस पे डीएनए, नए डीएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। अब नए डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होगा, नया डीएनए इसके ऊपर बनेगा। तो नया डीएनए बनने के लिए यहां तक तो काम, इतने सारे एंजाइम्स का फंक्शन तो हो गया, और ये सब एंजाइम तो इसमें जुड़े रहेंगे। ये अब देखो यहां पर क्या होता है, ठीक है, व्हाट हैपेंस, देखो ठीक है, अब देखो यहां पर दो काम तो हो गए थे, है ना, एक तो ये ओपन करने वाला, दूसरा क्या है, दूसरा इस पे ये इसको स्टेबल करने वाला, इट गिव्स स्टेबिलिटी, ठीक है, और तीसरा क्या है कि ठीक है, और तीसरा है ये इसको कट करके इसकी स्ट्रेन को रिमूव करने वाला। अब इस पे देखो डीएनए नया बनना है ना, एक बात हमेशा याद रखें, अब मैंने आपको प्राइम एंड बताए थे, तो देखो क्या है, ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है ना, और दूसरा क्या होगा, ये 3 प्राइम एंड हो जाएगा, ये 5 प्राइम एंड हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ये आपका 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, और ये 3 प्राइम एंड है, और ये 5 प्राइम। अब देखिए हमेशा जो डीएनए की सिंथेसिस होती है वो 5 to 3 प्राइम एंड की तरफ होती है। तो होता क्या है, मतलब डीएनए हमेशा, नया डीएनए जो बनेगा, तो नया डीएनए भाई साहब हमेशा इस डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन, है ना, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले एक आरएनए का छोटा सा टुकड़ा आकर के यहाँ पे चिपक जाता है ना, ये जो आरएनए का टुकड़ा आकर के चिपक जाएगा, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आरएनए का टुकड़ा आएगा और ये चिपक जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग में पहले डीएनए नहीं बनता, पहले आरएनए आता है। तो यहाँ पर एक आरएनए का छोटा सा फ्रेगमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं, कहते क्या है, इसको आरएनए प्राइमर कहते हैं। तो सबसे पहले आकर के आरएनए प्राइमर जुड़ेगा। जब आरएनए प्राइमर आ जाएगा तो यहाँ पर एक एंजाइम यहीं पर इसी एंड पे, तो 5 to 3 प्राइम एंड यहाँ पे सिंथेसिस शुरू करनी है। आरएनए प्राइमर आ गया, आरएनए प्राइमर के जुड़ने के बाद एक सबसे मेन एंजाइम जो इसका है, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज इधर जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ, अब डीएनए पॉलीमरेज आकर के यहाँ पे जुड़ गया। अब देखिए, तो ये आपका डीएनए पॉलीमरेज एक रिंग की तरह आकर के जुड़ गया। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज ही वो एंजाइम है जो डीएनए के स्ट्रैंड, नए पुराने स्ट्रैंड पे नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है, और डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर है ना, ये आगे की तरफ मूव करता जाएगा
और डीएनए पॉलीमरेज भाई किस डायरेक्शन में चलेगा? हमेशा डीएनए पॉलीमरेज इसी डायरेक्शन में चलेगा, 5 to 3 डायरेक्शन में। तो डीएनए पॉलीमरेज की चलने की जो डायरेक्शन है 5 to 3 प्राइम एंड है, इस डायरेक्शन में चलेगा और इसी में डीएनए की सिंथेसिस होगी और इस पे ला करके नए नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता रहेगा। इस तरह से यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होती है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रैंड है ना, मतलब इस वाले स्टैंड पे, ठीक है, जो 3 to 5 वाले स्टैंड है, इस 3 to 5 वाले स्टैंड में यहाँ कंटिन्यूअस स्टैंड इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस कंटिन्यूअस होती है, तो इसको हम कंटिन्यूअस स्टैंड बोलते हैं। लेकिन दूसरा वाला, अब डीएनए की चलने की आदत तो इसी डायरेक्शन में, इस ऑपोजिट डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज नहीं चल पाता है। तो यहाँ पर भी अपोजिट वाले जो एंड होता है, इस वाले एंड में भी क्या होता है, पहले ये आरएनए प्राइमर बना, आरएनए प्राइमर, तो सबसे पहले आरएनए प्राइमर जुड़ेगा, आरएनए प्राइमर के जुड़ते ही अब क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज आ जाता है और डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे ऐड हो जाता है। और जैसे आरएनए प्राइमर आएगा तो आरएनए प्राइमर के आते ही सबसे पहले यही काम होता है कि डीएनए पॉलीमरेज आकर के यहाँ पे ऐड हो जाता है। यहाँ पे भी डीएनए पॉलीमरेज के जो चलने की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में चलेगा तो भाई उसका इसी डायरेक्शन में है ना, तो 5 to 3 प्राइम एंड की तरफ। तो यहाँ पर भी देखिए 5 to 3 प्राइम एंड, लेकिन यहाँ पर ये कंटिन्यूअस नहीं चल पाता, यहाँ पर ये रुक रुक करके चलता है। ठीक है, 5 to 3 प्राइम, सॉरी दिस इज 5 प्राइम एंड to 3 प्राइम एंड की तरफ चलेगा। लेकिन अब यहाँ पर कंटिन्यूअस, तो पहले क्या होगा, यहाँ पे छोटा सा डीएनए बन जाएगा, फिर क्या होगा, फिर सिंथेसिस रुक जाएगी, फिर यहाँ पे आरएनए प्राइमर जुड़ेगा आकर के, फिर यहाँ पे आरएनए प्राइमर जुड़ेगा, है ना, फिर एक डीएनए का टुकड़ा बनेगा जाकर के, है ना, डीएनए बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पर इस वाले स्ट्रैंड पे डीएनए की जो सिंथेसिस होती है वो टुकड़ों के फॉर्म में होती है, कुछ कट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में, है ना। तो इनको खोजने वाला एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था ओकाजाकी, है ना। तो ओकाजाकी के नाम पे इन फ्रैगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ठीक है, और होता यूं है कि इस वाले स्ट्रैंड में जहां पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट है, इसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। मैंने कोशिश की है कि आपको क्लियरली एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब बताइए, अगर किसी को कोई डाउट हो पहले बताइए यहां तक। एनी डाउट? नो सर। सबको 100% समझ में आ गया? अयान, आयशा, यस सर। दोनों आयशा, द्रक्षा, फाकिया। सर ओकाजाकी फ्रैगमेंट दोबारा से बता दीजिए। हाँ देखो, ये क्या है ना कि इस वाले स्ट्रैंड में ये छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में डीएनए की सिंथेसिस होती है। ये जो छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े हैं ना, इन छोटे छोटे डीएनए के टुकड़ों को ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं। ठीक है, सही है, ऊपर वाले फ्रैगमेंट पे नहीं होगा? क्या बेटा? ऊपर वाले फ्रैगमेंट पे नहीं होगा? नहीं, ऊपर वाला तो ऐसा कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है ना, डिसकंटिन्यूअस तो नीचे ही हो रही है ना। लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस क्यों हो रहा है? क्योंकि डीएनए की चलने की आदत इस वाले स्ट्रैंड में 3 to 5 वाले स्ट्रैंड पे है, 3 to 5 डायरेक्शन में है ना, चलेगा 5 to 3 बनाएगा, सिंथेसिस करेगा 5 to 3, लेकिन चलेगा कहां, इसके ऊपर 3 to 5 चलने के। अब इसको उल्टा चलने के लिए कहा जा रहा है। अच्छा, है ना, अब ये उल्टा चलना नहीं चाहता है। देखो ऐसा तुमने वो देखा है कि डिवाइडर देखे ना, सड़क के बीच में डिवाइडर, तो एक मशीन है वो करती क्या है कि सड़क में डिवाइडर बनाती है। तो एक सड़क है, सड़क में डिवाइडर बनाएगी तो दोनों तरफ डिवाइडर बनाएगी, लेकिन उसकी आदत क्या है कि वो जब 3 to 5 जाती है ना, इस 3 to 5 वाली डायरेक्शन में, है ना, तो इस डायरेक्शन में पूरा का पूरा डिवाइडर बनाती है। अब मानो जब वो वापस लौट के तुम उसको बैक गियर लगा करके आते हो दूसरी तरफ लगाने के लिए, दूसरी तरफ डिवाइडर बनाने के लिए, तो क्या करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडर बनाती है। ये मान लो, समझ गए? ओके सर, समझ गए। क्लियर भाई, सबको क्लियर है? इस डायग्राम को बना लीजिए, पूरी कहानी यहीं से समझ लीजिए। ठीक है, ड्रॉ करके सब लोग यस बोलिए, फिर मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट पेज पे। कहानी अभी कंप्लीट नहीं हुई है,
कहानी अभी भी अधूरी है, भी क्लाइमेक्स बचा हुआ है। ठीक है, ऊपर वाले स्ट्रैंड को, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड को हम एक और नाम से जानते हैं, उसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। कंटिन्यूअस स्ट्रैंड इज आल्सो नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड। डिसकंटिन्यूअस वाला जो स्ट्रैंड है उस स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। जीशान, समझ में आया? सेकंड वाला तो बता दो सर। सेकंड वाला भैया कौन सा सेकंड वाला नहीं बताया भाई? तुम क्वेश्चन ही ऐसे पूछते हो, कुछ समझ नहीं आया था। कौन सा सेकंड वाला भाई? 2 नंबर क्या है भाई, ये तो बताओ, ये 2 नंबर है क्या? 2 नंबर इस पे कहीं लिखा? अच्छा, ये वाला तो पूछोगे तब ना बताएंगे। देखो, होता क्या है कि जब डीएनए ओपन हो जाता है तो डीएनए में यहाँ पे ऐठन आने लगती है। इस ऐठन को हटाने के लिए एक एंजाइम आता है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या करता है, यहाँ पे कट करता है, कट करने के बाद इसकी रिमूव करता है और फिर इसको जोड़ देता है, तो इसके स्ट्रेन को खत्म करता है, जो यहाँ पे स्ट्रेन इकट्ठा हो रहा है। तो इस एंजाइम का नाम है टोपोआइसोमरेज। दूसरा, ये दोनों स्ट्रैंड फिर से आपस में चिपक ना जाए, इससे रोकने के लिए एक प्रोटीन यहाँ अटैच हो जाती है, ये इसको चिपकने नहीं देती दोबारा से, और इस फॉर्क को खोल के रखती है। उस प्रोटीन को हम एसएसबी प्रोटीन कहते हैं। एसएसबी स्टैंड फॉर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, है ना। और ये डीएनए को रिवाइंड करने से स्टॉप होती है। एसएसबी 2 बार नीट में पूछी जा चुकी है, इसमें हर पॉइंट में क्वेश्चन है नीट के एग्जाम का, हर पॉइंट में क्वेश्चन है और फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जेनेटिक्स का वेटेज जो है 18 से 19 क्वेश्चन, मतलब कि 18 से 20 क्वेश्चन, नॉट 19। 18 से कम तो होने नहीं, 20 क्वेश्चन तक हो जाते हैं। 20 मींस दैट इज इट अकाउंट्स 80 मार्क्स दोनों चैप्टर से मिला करके। इट्स हैव ह्यूज वेटेज। 90 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन सिर्फ जेनेटिक्स के ही होते हैं। बायोटेक मैंने उसमें ऐड ही नहीं किया, बायोटेक अलग से 9 क्वेश्चन और बोलते हैं। ठीक है, होप आप सबने बना लिया। चलो नेक्स्ट पेज में। यस सर। अब देखो, अब हमारा फिर से ये फॉर्क है, डीएनए के पुराने स्टैंड पे डीएनए के नए स्टैंड की सिंथेसिस हो गई, और कैसे हुई ये मुझे पता है। ये ओल्ड स्टैंड, अब देखिए, दूसरे वाले स्टैंड में मैंने आपको बताया कि सेंसिस हो गई, और सेंसिस कैसे हुई, इस डायरेक्शन में हुई। इस डायरेक्शन में सेंसिस हुई। कौन सी डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन? एक मिनट बेटा होल्ड। ठीक है, तो देखो, अब सेंसिस किधर हो रही, इस डायरेक्शन में हो रही है। ये क्या एप्लीकेशन आ गया बीच में?
ठीक है भाई। अब देखिए दूसरा क्या होता है कि दूसरे में डीएनए की सिंथेसिस जो हो रही है ना, कुछ टुकड़ों में हो रही है। ये यार क्या होने लगा ये, व्हाट इज दिस? ठीक है ना। अब देखो तो डीएनए की जो सिंथेसिस हो रही है वो इस वाले में टुकड़ों में हो रही है ना, कुछ फ्रेगमेंट्स में हो रही है। इस तरह से डीएनए बन रहा है, इस तरह से कुछ टुकड़ों में, और इन फ्रेगमेंट्स को हमने ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोला। अब क्या है कि इसी में लगा क्या हुआ हमारा आरएनए प्राइमर, प्राइमर भी तो लगा हुआ है ना। तो जो प्राइमर लगा हुआ है वो कहाँ लगा हुआ, ये है, तो वो आरएनए प्राइमर है ना, दिस इज आरएनए प्राइमर, है ना। और यहां पर क्या है, हर जगह पे आरएनए प्राइमर लगा है, छोटे छोटे। अब पहला काम क्या करना है, अब डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है ना, डीएनए पॉलीमरेज मैंने एंजाइम बताया, वो यहां से मूव करके वो यहां तक आ गया। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज यहां तक आ गया और डीएनए को बनाते हुए, और इधर भी डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का सिंथेसिस करते करते यहां तक आखिरी तक आ गया। अब यानी ये पीछे वापस जाएगा और प्रूफ रीडिंग करेगा। प्रूफ रीडिंग कैसे करेगा, है ना। अब डीएनए पॉलीमरेज, ये तो ये जो एंजाइम मैंने आपको बताया था लास्ट में पीछे वाला, इस एंजाइम का आप नाम लिख लीजिए, दिस इज डीएनए पॉलीमरेज, है ना। ये जो छल्ले में पॉलीमरेज कहते हैं, तो दिस इज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आई डोंट, मेरी क्लास में विंडो दिखा, अभी कुछ कोई विंडो दिखाई दे रही है? क्योंकि मेरे लैपटॉप में कोई विंडो नहीं ओपन है। अभी दिख रही है क्या विंडो? नहीं आया? सर। हाँ, वो बीच में पता नहीं कैसे आने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, जबकि मेरे मतलब लैपटॉप में कोई विंडो नहीं ओपन, और मतलब लैपटॉप भी मेरा बिल्कुल न्यू है, मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ वायरस वायरस हो, पूरा खाली लैपटॉप, एकदम नया लैपटॉप, सिर्फ यही काम, इसे पढ़ाता ही हूँ मैं। आई डोंट नो, पता नहीं कैसे बीच बीच में आ जाता है। देखो अब क्या है कि ये डीएनए पॉलीमरेज आपका एंजाइम है। तो डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है, तो पहला काम डीएनए, बहुत ध्यान समझिएगा, डीएनए पॉलीमरेज का पहला काम होता है डीएनए सिंथेसिस। डीएनए डीएनए का बनना, है ना, डीएनए सिंथेसिस होती है। अब दूसरा काम क्या होता है, प्रूफ रीडिंग, जो गलती हो गई है उसको सुधारना, है ना। तो प्रूफ रीडिंग में क्या करेगा, यहां से आरएनए प्राइमर को हटा करके आरएनए प्राइमर रिमूव करेगा, और आरएनए प्राइमर को रिमूव करके यहां पे क्या लगा देगा, डीएनए। ठीक है, तो देखिए मैं फिर से एक और डायग्राम बना देता हूं और उससे आप समझिए। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, डीएनए पॉलीमरेज वापस जाएगा और अपनी गलतियों को सुधारेगा। गलतियों को सुधारेगा कैसे, हाउ इट विल रिकरेक्ट इट्स मिस्टेक्स। तो अपनी मिस्टेक्स को रिकरेक्ट करने के लिए तो यहां पे प्राइमर रिमूव्ड, प्राइमर रिमूव्ड, एंड अब यहां पे प्राइमर रिमूव हो गया, एंड डीएनए इज सिंथेसाइज्ड। तो नया यहां पे डीएनए सिंथेसाइज हो गया। ठीक है, सिंथेसाइज हो गया, नया डीएनए सिंथेसाइज हो गया। अब यहां पे नए वाले डीएनए को सिंथेसाइज कर दिया गया। अब भाई ये जो नया वाला डीएनए है, देखिए थोड़ा सा इसको,
यहाँ पर अब देखो यहाँ पर हुआ क्या कि नए वाले डीएनए को सिंथेसाइज किया गया, यहाँ पे प्राइमर को हटा के नया वाला डीएनए। अब भाई ये नया, इसके बीच में गैप्स हो गए, और यहाँ पर भी क्या हुआ कि डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े थे, तो इधर वाले ने भी प्रूफ रीडिंग की और इधर वाले ने भी प्रूफ रीडिंग करके क्या किया कि जो आरएनए के टुकड़े थे, वो आरएनए के टुकड़े जो प्राइमर के टुकड़े थे उनको हटा दिया। जब उसने हटा दिया तो यहाँ पे गैप्स क्रिएट हो गए। जब ये गैप्स क्रिएट हो गए उसके बाद तो पहला काम उसने क्या किया, प्रूफ रीडिंग का, अपनी गलतियां सुधारने का। तो डीएनए पॉलीमरेज पीछे गया, वापस गया, आरएनए को हटाया और यहाँ डीएनए बताया। वही काम इसने यहाँ पे भी किया। यहाँ पे आरएनए को हटाया, नया डीएनए बना दिया, आरएनए को हटाया, नया डीएनए बना दिया, आरएनए को हटाया और नया डीएनए। अब यहाँ पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट और बीच बीच में टुकड़े हो गए। इन गैप्स को जोड़ने का काम एक गम करती, गोंद है। वो गोंद कौन सी है जो इनको जोड़ने का काम करती है? कौन गम की तरह फंक्शन करती है? तो गम की तरह फंक्शन करने के लिए यहाँ पर एक गम जैसे फंक्शन करने वाला एक एंजाइम होता है, वो इन सभी जगह पे आता है और इन ये जो फ्रेगमेंट्स है इन गैप्स को फिल करके इनको जोड़ने का काम करता है। ये जहां पर गैप्स क्रिएट हो गए इनको जोड़ने का काम करता है। कौन काम करता है? इसको हम मॉलिक्यूलर गम बोलते हैं। so this is ligase। तो लाइगेज क्या करता है? लाइगेज इट ज्वाइन ब्रोकन एंड, तो ये ब्रोकन एंड को ज्वाइन कर देता है। इस तरह से दोनों फ्रेगमेंट अलग हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये सिंथेसिस आखिरी तक हो जाती है। जब ये सिंथेसिस आखिरी तक हो जाती है तो पीछे वाला डायग्राम नंबर कौन सा था? थर्ड, है ना? तो दिस इज डायग्राम नंबर 4, है ना, एंड दिस इज डायग्राम नंबर 5। फाइनली इन डायग्राम नंबर 6 दो डीएनए के फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। एक पुरानी टेम्पलेट पे नए वाले डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है। तो एक पुरानी टेम्पलेट्स हैं और इन पुरानी टेम्पलेट में फाइनली एक नए डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है और नया डीएनए बन जाता है। दैट्स हाउ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। एक इस डायरेक्शन में बनेगा तो दूसरे की सिंथेसिस इस डायरेक्शन में और इस तरह से। एनी डाउट? नहीं डाउट है तो इसको बनाइए, फिर हम लोग इसको नोट कर लेते हैं।
नोट कर लिया सबने? आएंगे हैं, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं भाई सर? लो, डिस्कनेक्ट हो गया था। नोट कर लिया सबने? नहीं किया था सर। आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है, लेकिन हमने हेलो, यस सर, आ रही है। आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया ना? सामने डायग्राम नोट कर लिया था ना सबने? यस सर। नो सर। गुड गुड गुड। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं? ऐसा डायग्राम नंबर बताओ, कौन सा डायग्राम नंबर रह गया था? जीशान तुम्हारा तो वो मुझे पहले से पता था। थोड़ा फास्ट क्या करो मेरे भाई। चलो मैं फिर से बना देता हूँ। लुक, चलो मैं बना देता हूँ फिर से। डायग्राम नंबर कौन सा होगा? ये वाला स्टैंड था। तो ये ओल्ड स्टैंड वाला था। फिर मैंने आपको बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आपका क्या करता है कि रिकरेक्ट करता है अपने आप को। तो रिकरेक्ट करने वाले में कंटिन्यूअस से मैंने बताया था कि यहाँ पर जाएगा और जा करके जो ओल्ड वाला स्ट्रैंड, वो आरएनए प्राइमर है, प्राइमर को रिमूव कर देगा, है ना। सो इट विल, दूसरे वाले यहाँ पे भी प्राइमर को रिमूव कर देगा, छोटे छोटे एलिमेंट बचेंगे। फिर दूसरा काम क्या करेगा, यहीं पे डीएनए के नए नए स्ट्रैंड्स बना देगा, जहाँ पे गैप्स को फिल कर दे। को फिल करने के बाद ये आपका यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। ये यहाँ पहुंचा हुआ था और अपनी गलतियों को इसने इम्प्रूव कर दिया। यहाँ पे भी ये गैप्स फिल करके इसने गलतियों को इम्प्रूव कर दिया। अब मैं आपको ये बता रहा, तो मेरा डायग्राम नंबर 5 था। डायग्राम नंबर 5 के बाद मैंने उसमें आपको ये बताया कि अब इन गैप्स को फिल करने के लिए, जोड़ने के लिए गोंद की तरह कौन काम करेगा। तो गम या गोंद की तरह काम करने के जाएंगे। ये तो आपका क्या था, ये ऊपर वाला रेड वाला, ये तो आपका डीएनए पॉलीमरेज था। तो मैंने आपको बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन डीएनए सिंथेसिस, तो डीएनए की सिंथेसिस कर रहा है।
डीएनए की सिंथेसिस। दूसरा इसका फंक्शन क्या था? प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग क्या थी? जहां जहां आरएनए था उस आरएनए को हटाना, ठीक है ना, और फिर से वहां पे डीएनए भरना। तो दो इसके काम हो गए। उसके बाद ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया था, ये मैंने बताया ये एंजाइम है लाइगेज। लाइगेज का काम क्या है? ज्वाइनिंग एंड, है ना, और इन एंड्स को ज्वाइन करना, ये इसका लाइगेज का काम। तो दैट्स हाउ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। अब इसको बना लीजिए, ये एक ही डायग्राम बना लो, 5-6 मिला के एक ही डायग्राम, और फाइनली दोनों टुकड़े अलग हो जाएंगे। ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 है, ये 3 है, दिस इज 3 प्राइम एंड 5 5 दिस इज 3 डन। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको लिखवा देता हूँ ये बात जो मैंने आपको पढ़ाई है। मैसेज कर दीजिएगा आप, जब आप लोग इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर मैं लिखवाना स्टार्ट करूंगा। Yes. Right. Okay. Can you let me know your total hours? Okay. चलो नोट करना शुरू करो। First, the opening of DNA is done by an enzyme which is called helicases. It unwind DNA helix using ATP hydrolysis. Using ATP hydrolysis, मतलब यहाँ पे as a source of energy, underline करेंगे, using ATP hydrolysis
as a source of energy. Source of energy. Next point. Now, बहुत important point. Now, the non-enzymatic SSB non-enzymatic है. Now, the non-enzymatic protein SSB. क्वेश्चन नीट में यही पूछा हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन, और SSB उसका आंसर था. ठीक है, नीट का क्वेश्चन. नाउ द नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन SSB also called helix stabilizing protein. Helix stabilizing protein stabilizes the chain in single-stranded DNA. Full stop. It prevent these single strands to rejoin again. That is, prevent hydrogen bond formation. Next point. सर प्रिवेंट क्या बताने? Hydrogen bond formation. Hydrogen bond formation. Next point. Unwinding create a coiling tension. Unwinding create a coiling tension. At the mouth of replication fork. Comma, a enzyme topoisomerases enzyme topoisomerases may cut and rejoin DNA, cut and rejoin DNA to relieve tension. Next, note. नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है नोट. इन प्रोकैरियोट, ये भी क्वेश्चन पूछा आ चुका है नीट में. इन प्रोकैरियोट एंजाइम गायरेजेस. इन प्रोकैरियोट एंजाइम गायरेजेस डू द फंक्शन ऑफ, क्योंकि टोपोआइसोमरेज और ये नहीं पाए जाते उसमें, do the function of helicases and topoisomerases. ठीक है. Yes. नेक्स्ट पॉइंट, prokaryotic genetic material. अंडरलाइन करेंगे इस पॉइंट को भी. prokaryotic genetic material have single origin of replication in both direction.
single origin of replication and progress in both डायरेक्शन। तो दोनों तरफ से ओपन होता है डीएनए प्रोकैरियोट का। ओरिजिन के बाद क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक डीएनए हैव सिंगल origin of replication, single origin of replication and progress in both direction, while eukaryotic DNA have multiple origin of replication, Next, RNA primer is a short RNA which is formed at 5' end with the help of enzyme primases। तो प्राइमेजेस एंजाइम होता है जो आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर एडिशन ऑफ प्राइमर DNA polymerases joins which polymerize and synthesize DNA 5 to 3' end direction। सेंसाइड के बाद synthesize DNA 5 to 3' end direction। Full stop। One new strand is formed। सर क्या? One new strand is formed which is continuous strand and also called leading strand। Next point, also called leading strand। Next point, on other parent strand DNA is formed in short fragment called Okazaki fragment
this discontinuous strand is also called lagging strand. Full stop. Next point. DNA polymerase go back and DNA polymerase go back and recorrect its mistake remove primers and synthesize DNA. तो रिमूव को मैं क्या बताया? Removes primer and synthesize DNA. Full stop. Next point. Now ligases enzyme join DNA strands and complete the process of DNA synthesis. ठीक भाई? ठीक है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, इसकी जगह यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड काम करता है ना, और इसकी जगह यूकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा एंड मॉड, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा एंड मॉड फंक्शन करते हैं। और इन्हीं के पैरेलली जो डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में काम करता है उसको डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड थर्ड कहते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड थर्ड प्रोकैरियोट में काम करते हैं, और डीएनए पॉलीमरेज अल्फा और मॉड ये काम करते हैं यूकैरियोट में। ये बात आप और लिख लो। ठीक है भाई? दिस वॉज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डीएनए सिंथेसिस। तो डीएनए सिंथेसिस पार्ट हमारा पूरा हो। कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछ लो। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है, आरएनए फॉर्मेशन कैसे होता है, ये नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्लियर? वेरी गुड। तो डीएनए यहीं तक रखते हैं, है ना, क्योंकि नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन भी इससे थोड़ी सी बड़ी प्रोसेस है, लेकिन ऐसी ही प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन भी हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए के स्ट्रैंड पे आरएनए का बनना, उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बनते हैं। उसके बाद फिर प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होकर आरएनए से फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है ना, टाइम लगेगा इसमें, लेकिन ये बहुत वैल्यूएबल चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद वाले चैप्टर फिर कुछ खास पड़े नहीं, थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? ठीक भाई, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे। ठीक है, ओके, गुड नाइट आया। चलो भाई, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।